नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। घटना चक्र के जो बीपीएससी के लिए पूर्वावलोकन आता है उससे अभी हम लोग 100 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में करीब में इसमें 382 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जब 382 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे। हम इसमें पॉलिटी के 100 क्वेश्चन रोज डिस्कस करेंगे। एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो 100 क्वेश्चन को बढ़ाकर मैं 200 से 300 क्वेश्चन पर डे कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, 201 नंबर क्वेश्चन से आज करना है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि इस जो बॉक्स दिया होता है डिस्क्रिप्शन, इसमें डिटेल में दिया होता है एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ने के लिए। तो जो ज़रूरी एक्सप्लेनेशन होता है मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ खास चीज़ें होती नहीं, वही चीज़ें होती हैं जो सबको पता होता है ना। तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। 201 नंबर क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में पूछा जाता है। हर साल मतलब हर साल ही पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल थे वो। ओके, राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट की थी। 1916 का लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ आ गई थी। इसमें गरम दल और नरम दल जो थे ये भी साथ आ गए थे। ओके, यहीं पर उन्होंने भेंट किया था और गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। 202 नंबर क्वेश्चन भी वही है। 203 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों, इंडिगो यानी कि नील के किसानों को गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था। तो फिर से वही क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल, इसका यही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो चंपारण में शुरू हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, 1917 ईस्वी में हुआ था। इसको कहा जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा या प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा भी इसको कहा जाता है। 205 नंबर है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो ए हो जाएगा इसका, चंपारण हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो महात्मा गांधी ही थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की थी। तो दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। 1857 के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, और ठीक पहले 1857 से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो संथाल। इसके 1857 के ठीक पहले संथाल और इसके ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। सन्यासी विद्रोह का आपको काल पता ही है, 1763 से 1800 के आसपास आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंदमठ, उसमें इसका जिक्र मिलता है। और नील दर्पण पर किसने किताब लिखी है। दीनबंधु मित्र जी ने लिखी है। यहाँ पर क्या दिया है कि पवना उपद्रव का समय ये है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, यही दो मुख्य नेता हैं इसके। वहाँ किसानों को एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जो चावल की खेती करना चाहते थे उनसे नील की खेती करवाता था, है ना। इसके बाद क्या हुआ, विद्रोह हो गया, दमन चक्र चला। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने के निर्णय से मकान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन को दबा दिया गया था और यहाँ पर इन सब जगहों पर फैल गया। फिर उसके बाद नील कारखाने बंद हो गए 1860 में। उसके बाद क्या लिखा है कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबार में अपने लेखों द्वारा इसको समर्थन दिया था। इसमें हिंदू पेट्रोइट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी पर कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। इनके किताब का क्या नाम है, हिंदू पेट्रोइट। इसमें इन्होंने नील आंदोलन को खूब समर्थन दिया था। और दीनबंधु मित्र के नाटक का क्या नाम है, नील दर्पण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वाईकॉम सत्याग्रह। ये कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। के केलप्पम के नेतृत्व में हुआ था। के केलप्पम को केरल का गांधी भी कहा जाता है। मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन था। ओके, यहाँ पर देखो, मंदिर प्रवेश के लिए। 209 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो इसका क्या आ जाएगा, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ओके, और ये सेंट स्टीफेंस दिल्ली कॉलेज में प्राध्यापक भी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो सी, गरीबों में
सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ऊपर मैं पढ़ देता हूँ एंड्रयूज के बारे में एक लाइन है कि एंड्रयूज 1925 से 1927 में एटक के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। अंत्योदय योजना के बारे में क्या है, इसका कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित रहे थे। अनटू द लास्ट ही वो बुक है जिसको पढ़कर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। सबको पढ़ना चाहिए, 20-30 रुपये की बुक आती है, 50 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतरीन किताब। अगला क्वेश्चन है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उन्होंने गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। यहाँ पर 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल जो मिल होता है वहीं पर ये सत्याग्रह किया था इन्होंने। क्या हुआ था कि यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था, है ना। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने प्लेग बोनस को ख़त्म कर दिया था, लेकिन हुआ क्या था, मजदूर इसकी मांग कर रहे थे कि ये प्लेग बोनस जारी रखा जाए। तो गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तो इनको मिला था। अगला है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस के, 1930 में जेल भी गए। तो ये थे जमनालाल बजाज जी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो चंपारण में किसान आंदोलन में भाग लिया था। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनको जमनालाल बजाज को राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। उपाधि दी जाती थी, कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 1877 में जब लेनिन का दिल्ली दरबार लगा था तभी ये उपाधियों की शुरुआत हुई थी, राय बहादुर और वगैरह वगैरह सब। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, इसका क्या हो जाएगा, 3 कठिया प्रथा से। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 215 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था। तो 3 कट्ठा 20 कट्ठे में से, समझ रहे हो ना, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है बिहार के में, तो उसी में से 3 कट्ठा जो था वो आपको रखना पड़ेगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है इनमें से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, JP संबंधित नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 217 नंबर पर। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है इनमें से, तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। किसान सभा जब भी आएगा तो स्वामी सहजानंद जी आएंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा और कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान NG रंगा भारतीय किसान जो था अखिल भारतीय किसान सभा इसके सचिव बनाए गए थे। NG रंगा सचिव और अध्यक्ष कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने ही की थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। किसकी बात कर रहा है ये, तो ये बात कर रहा है एटक की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, दीवान चमन लाल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी का। ओके, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो MN राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या था, यहाँ पर पढ़ देता हूँ। 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी बोल्शेविकों द्वारा इसका गठन किया गया था। कम्युनिस्टों का एक इंटरनेशनल संगठन था, ये बार बार इसका सम्मेलन भी आयोजित होता था। तो मानवेंद्र नाथ राय भारतीय पहले थे जो इसके सदस्य बने थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया था, भारतीय उच्चायुक्त की बात कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1919 के एक्ट से किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट। भारत उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी, कहाँ पर की गई थी, भारत सचिव का कार्यभार को कम करने के लिए भारत उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। बिना दलील बिना अपील के ये कानून था, किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था।
काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार तो कौन सा था उस समय चल रहा था? तो रॉलेट सत्याग्रह ही चल रहा था पूरे देश में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही चल रहा था, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में आयोजित हुए थे और वहाँ पर विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी का, तो इसीलिए वहाँ पर जनरल डायर आकर उसने गोली चला दी थी। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 225 है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, सन 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद यानी कि क्रांतिकारियों को कुचलने का था। तो इसी के बाद रॉलेट एक्ट बनाया गया था और फिर बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून इसके कहा जाता था। 226 है कि जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? अभी मैंने बताया किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग वहाँ पर, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जलियांवाला बाग के नरसंहार के कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? तो इस पर मूवी भी बनी है, उधम सिंह मूवी, जरूर देखना सर्च करके कहीं पर। उधम सिंह ने गोली मारी थी, जनरल ओ डायर को मारा था। ओके, ये गवर्नर था उस समय का और इसने आदेश दिया था, इसने आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का, वो जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था। 2 जनरल डायर हैं एक ही समय पर। जनरल ओ डायर को उधम सिंह जी ने गोली मारी थी। अगला है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, क्यों संबंधित है? तो जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए संबंधित है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न से किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, उधम सिंह। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन के पक्षधर थे, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी। और फिर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को आर्थिक बढ़ावा मिला था, और अधिक बढ़ावा मिला था, समर्थन मिला था, मतलब आर्थिक, गलती से पढ़ा मैंने। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो ये सभा इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, जिसने गांधी जी को बोला कि आप इसका नेतृत्व कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में। उसमें लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता करते हैं, एक ही बार लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता करते हैं, और वहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास हो जाता है कांग्रेस के द्वारा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं, मतलब सरकार ने शराब की ब्रांडिंग की। तो ऐसा बिहार में ही हुआ था, पहले शराब लोगों ने छोड़ दिया था, राजस्व का नुकसान हुआ, फिर सरकार ने ब्रांडिंग की, तब जाके वहाँ पर लोगों ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? अभी आपने पढ़ा, तो हिंदू मुसलमानों का एकजुट करके वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिमों को जोड़ना चाहते थे। इससे पहले क्या होता था, सर सैयद अहमद खान जैसे नेता जो थे, वो जो अंग्रेज़ों के भक्त सभा बनाकर मुसलमानों को अंग्रेज़ों का राजभक्त बनाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी हो जाएगा, 237 का ए ही हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को। 238 है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 का असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? तो छपरा में थे। राहुल संस्कृतायन बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, इनके बुक का नाम है एक वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा बुक है प्राचीन हिस्ट्री की। उसके बाद से इनकी एक और बुक है कार्ल मार्क्स, पढ़ना कभी फुर्सत मिले तो। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जब हो गया था उसके बाद।
चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे 23 पुलिस वाले कर्मचारी जिंदा जल गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित भी कर दिया और बोला कि ये सबसे बड़ी भूल है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण जी। बीपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी? खिलाफत आंदोलन की। मोपला आंदोलन जो था वो किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था देश में। तभी केरल के मालाबार तट पर, अगर भारत को ऐसे देखेंगे तो इस तट के इलाके में केरल में मोपला आंदोलन छिड़ गया। बाद में ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था इस फिर गांधी जी ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। पहले गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन भी था। बाद में हिंसक हो गया, सांप्रदायिक हो गया, तो गांधी जी ने खुद को इससे अलग कर लिया। अगला क्वेश्चन है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या हैं? गांधी जी एक अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है उनको, इसीलिए उनकी जीत होगी। इसका आंसर सी दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शराबबंदी आंदोलन, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है पीडीएफ में, ओके मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसका क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। अभी मैंने बताया मालाबार तट जो केरल का है वहीं पर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड है जिसके कारण वापस ले लिया था, 4 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन के संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसको सही क्रम में लगाना। चौरा चौरी पुलिस गोली कांड सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यही आएगा। फिर इसके बाद उग्र भीड़ ने थाना को जला दिया, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हो गया, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। सीक्वेंस यही है इसका। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा लिखा है, प्रसाद होगा, का जन्म 24 मार्च 1813 बंगाल के बीरभूम रायपुर में हुआ था। वो वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वैसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भी नियुक्त हुए थे सत्येंद्र प्रसाद जी, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारण से उन्होंने 1921 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। 4 मार्च 1928 की इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन एक बड़ा कारण था कि क्रांतिकारी लोग फिर से आ गए। जैसे भगत सिंह वगैरह का जो नाम सुनते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, वो सब इसी के बाद आए थे जब स्थगित हो गया था असहयोग आंदोलन। तो 248 का क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा, 248 का बी ही होगा। ओके। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन का असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था? सदन के भीतर जाके सरकार का विरोध करना। यहाँ पर देखो, मोतीलाल नेहरू, CR दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे और CR दास जो हैं, चित्तरंजन दास, वो इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस का भिन्न हिस्से के रूप में प्रसारित किया। अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी 1923 ईस्वी में। फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर सी ही हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी। 252 है कि स्वराज पार्टी के गठन की डैश की असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया उसके बाद हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी थे। गया में जो हुआ था 1922 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास ही थे। इसको जरूर याद रखना, यह पूछा था कुछ साल पहले भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। फिर से वही पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती रहती है। इसको उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी का ये स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना, टफ क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आएगा।
और इसका विरोध लाहौर में, जहां लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया था, फिर उनको लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर आप पढ़ते हो कि लाहौर कांड होता है, जिसे भगत सिंह लोगों ने गोली मार दी थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत के संविधान लिखने का एक बहुत ही बड़ा सफल प्रयास नहीं था, असफल प्रयास के रूप में था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके कारण सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, इसके खिलाफ बयान दिया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता खुद हिस्सा थे नेहरू रिपोर्ट को बनाने में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। पढ़ देता हूँ। साइमन आयोग की नियुक्त करने के बाद अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। बिरकनहेड ने भारतीय लोगों को चैलेंज कर दिया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस योजना को अंतिम रूप देंगे, नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे। 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने 1928 में प्रस्ताव पारित करके संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था, जो 1909 में दिया गया था। बस ये रिपोर्ट था एक, क्या ये कभी लागू हुआ? नहीं। लेकिन इसके आधार पर 1935 के एक्ट में कुछ चीज़ें जरूर जोड़ी गई हैं। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिसको लेकर भारी विरोध हुआ था। इसमें वयस्क मताधिकार, महिलाओं के समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण का समर्थन किया गया था। तो यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे क्या पूछेगा? निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। ओके, लाहौर कांग्रेस में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, और फिर 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में राबी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए फिर 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पताका उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पूर्ण स्वराज। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के काफ़ी समर्थक थे, काफ़ी बड़े समर्थक। 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। अगला है कि 263 की किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में ही बोला था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने बोला था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। कहाँ पर? 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। दांडी यात्रा की गई 1930 ईस्वी में, दांडी यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी यात्रा हुई थी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने तो किया ही था दांडी में। उसके बाद से क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंडा आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। तो वेदारण्य का नाम जब भी आए तो सी राजगोपालाचारी जी ने नमक यात्रा की थी। और अगर केरल के तट पर देखें तो के केलप्पम ने की थी। केरल में के केलप्पम ने नमक यात्रा की थी। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा वगैरह सबका नाम आता है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध में के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। जब नमक का सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा था 1930 ईस्वी में, तब बिहार के लोग चौकीदारी कर का विरोध कर रहे थे। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। ये 66वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार जब भी आएगा तो बादशाह खान, जिनको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, भारत रत्न रहे हैं। पाकिस्तान में इनकी मौत हुई थी, जेल में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को ही कभी स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस ने हमें
मुस्लिम लीग के सामने फेंक दिया है। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और एक चीज़ बता दूं मैं इनके लिए, खान अब्दुल गफ्फार, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती के संगठन का गठन भी इन्होंने ही किया था। कितना सारा मैंने बता दिया है ना। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन भी बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान। बेगूसराय के चौकीदारी विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सबने अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया था गांधी जी ने। 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था, इसको जरूर याद रखना, और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 271 है कि निम्नलिखित में किस भारतीय नेता लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जब भी तीनों की बात आए तो बी आर अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई है। निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा 32 में हुआ था। कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो 1931 वाले में भाग लिया था गांधी जी ने, और जिसमें कुछ लोग हैं जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, इन सब ने भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो क्या हो जाएगा? भाग नहीं लिया था की बात कर रहा है, तो पहले में भी भाग नहीं लिया, तृतीय में भी भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक पंचाट के प्रश्न पर असफल रहा था कि SC ST वर्ग को भी क्या बोल रहे थे अंग्रेज कि इनको हिंदुओं से अलग कर दो, इनको अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दो, इसके कारण असफल रहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसे मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली दी गई थी, वैसे ही SC ST लोगों को भी देने की बात हो रही थी। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से, वहीं पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका हो जाएगा तेज बहादुर सप्री, और MR जयकर का भी नाम आता है। जयकर विश्व हिंदू पर अभी तो मैंने पढ़ा ना किसके नेता थे, वो जो था ना हिंदू क्या था ऊपर, रुक जाओ मैं बता देता हूँ, ये रहा, एक सेकेंड। हिंदू महासभा के नेता थे जयकर, हिंदू महासभा के नेता थे जयकर, और CR दास को और तेज बहादुर सप्रू को तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। और MR जयकर जी का भी नाम आता है। गांधी इरविन समझौता कराने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 5 मार्च 1931 को निम्न से कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका हो जाएगा सी, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? तो अछूतों के लिए, SC ST वर्ग के लिए भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाया गया, यानी कि इनके नेता के लिए केवल यही वोट करेंगे। बांटों की राजनीति थी, बांटों की, भारत को बांट देना, बांटो राज करो जिसको हम बोलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? जब क्या हुआ, जब सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा अंग्रेजों ने कर दी तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। फिर अंबेडकर जी को मना के लाया गया और पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। उसी में गांधी जी ने बोला कि हम आपको 71 सीटें और 147 सीटें क्रमशः प्रदान करेंगे। पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए 71 सीटें और सुरक्षित सीटें विधानमंडलों में दी गई, और जिसमें पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। 147, 171 को कितना कर दिया गया था? 147 सीटें हम आपको विधानमंडल में प्रदान करेंगे। केंद्रीय विधानमंडल सुरक्षित सीटों की संख्या में भी 18% की वृद्धि हुई थी। इसके बाद अंबेडकर जी मान गए थे, उन्होंने फिर उसका विरोध किया था, सांप्रदायिक पंचायत को उन्होंने वापस ले लिया था। नहीं तो वो समर्थक थे कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली मिलना चाहिए SC ST को। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो इसका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना ही उद्देश्य था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ये इस बार का क्वेश्चन है। BPSC 67वीं का री एग्जामिनेशन होगा तो क्या पता पूछे ना पूछे। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शुरू किया था बहिष्कृत भारत। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में उसने भू स्वामित्व को खत्म करने की बात की थी कांग्रेस ने। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। और ज्योग्राफी अभी चल रहा है चैनल पर, दृष्टि IAS के जो BPSC के बिहार समग्र आती उससे अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने बिहार की नदियाँ
पूरा जो अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, इसको कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले बिहार की मिट्टी वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। बिहार का इतिहास मॉडर्न, मिडेवल और एंशियंट तीनों ही दृष्टि IAS के बिहार समग्र से कंप्लीट हो गया है। KBC नैनो से अगर किसी को बिहार समग्र करना हो तो वो भी चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो पूरा चैनल ही भरा हुआ है, इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का सेट आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सबके मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सबके मिल जाएंगे आपको। ओके, अगला है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन तो है ही नहीं। तो 1935 अधिनियम के लिए उन्होंने कहा था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण से इस्तीफा दे दिया था। 1935 में भारत सरकार, नहीं, इसका आंसर गलत दिया है यहाँ पर। 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? नहीं, यहाँ पर सही दिया आंसर, मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसका आंसर डी ही होगा, राजनीतिक बंदियों के लिए छोड़ा गया था। पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर। हुआ क्या था कि कांग्रेस ने विभिन्न राज्य की सरकारों से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया। जब 1937 ईस्वी में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा था। 1937 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उसने क्या बोला था कि देश के जो राजनीतिक कैदी हैं, यानी कि क्रांतिकारी हैं या आंदोलनकारी हैं, जिनको कैद में रखा गया है, हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों से क्या बोला कि राजनीतिक कैदियों को आप रिहा कीजिए। तो राजनीतिक कैदियों को जब रिहा किया जाने लगा तभी तात्कालिक संयुक्त प्रांत और बिहार में चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे जगह पर गवर्नरों ने इसका विरोध किया। गवर्नरों ने इसका विरोध किया कि आप कैदियों को मत छोड़िए, तो सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती भी आते हैं, कार्यानंद शर्मा जी का नाम आता है, राहुल संस्कृतायन जी का भी नाम आता है। बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा के विस्तार में बिहार के गांवों में करने के लिए उन्होंने कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग से बैठक हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई थी। और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे और JP इसके सचिव बने थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में किया गया था, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद और सचिव NG रंगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। 291 है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में ही हुआ था। 292 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बड़ा बदतमीज रैप का ऑप्शन दिया है। ओके, 1949 में उन्होंने किया था, मृत्यु के ठीक कुछ पहले। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय की बात कर रहा है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ओके, और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। MN जोशी द्वारा और लाला लाजपत राय द्वारा इसकी स्थापना 1920 में बम्बई में की गई थी, एटक की स्थापना। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आज UN का भाग है, ILO, उसकी स्थापना के बाद ही अलग अलग देशों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जेसप बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन हुआ। ये जो संगठन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बट गया। विभाजन के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो इसका क्रांतिकारी चरण का समय था 1936 से 1929 में सबसे ज़्यादा 26 से 39 में सबसे ज़्यादा ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था। आप भगत सिंह के मूवी देखोगे, उसमें ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर भगत सिंह बड़ा बहस करते हैं, तो इसी समय में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी, अभी मैंने बताया। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और JP सचिव थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किया था, नेपाल के तराई भागों से जो छापामार युद्ध करती थी। 297 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। 298 पर चलते हैं।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। 299 जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले वीडियो लाइक कर लेना। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। 382 क्वेश्चन है, जिसमें से 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला 82 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का MCQ शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।